मुझे ऐसा लगा कि नीरज वहीं उस खिड़की पर खड़ा है, अभी अपना हाथ हिलाकर मेरा ध्यान आकर्षित करेगा। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं चौंकी। मेघा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब लोग नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और जमाई जी की नज़रें तो आपको ही ढूंढ रही हैं। छेड़ने के अंदाज में भाभी ने कहा। सब हंसते बोलते नाश्ते का मज़ा ले रहे थे, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक ही पूड़ी को तोड़े जा रही थी। अरे मेघा, खा क्यों नहीं रही हो? बहू मेघा की प्लेट में गरम गरम पूड़ियाँ डालो, माँ ने भाभी से कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाश्ता हो गया, कहकर मैं उठ गई। प्रदीप भैया मुझे ही घूर रहे थे। मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने मेरी खुशी क्यों छीन ली, पर वक्त की नज़ाकत को समझकर मैं चुप ही रही। माँ पापा भी समझ रहे थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं नीरज से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ शादी के सपने सजो रही थी, पर सबने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। माँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, कहकर मैं जाने ही लगी तो माँ ने कहा, मेघा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, जूस पी लो। मुझे भूख नहीं है मम्मी, मैंने माँ से रूखे स्वर में कहा। मेघा, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा है और तुम्हारा पति सार्थक तुम्हें प्यार करता है कि नहीं? माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, मन हुआ कि कह दूँ कि आप लोगों से तो सब अच्छे ही हैं। फिर माँ कहने लगीं, सबका मन जीत लेना बेटा, अब वही तुम्हारा घर है। माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? तभी मेरे पति सार्थक ने कमरे में आते ही पूछा। बेटा, मैं ऐसे समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है, सबकी बात मानना और प्यार से रहना। माँ, आपकी बेटी तो बहुत समझदार है, थोड़े ही दिनों में मेघा ने सबका मन जीत लिया, सार्थक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। मैं शादी के बाद पहली बार माँ के घर आई थी। हमारे यहाँ आने से सब बहुत खुश थे, पर मेरी नज़रें तो अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रही थीं। सार्थक ने रात में कमरे में आकर कहा, मेघा क्या हुआ? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। जब से यहाँ आई हो बहुत उदास लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, सार्थक ने बड़े प्यार से कहा। सार्थक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे लिए यह ज़बरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता है जिसे मैं पल भर में तोड़ देना चाहती हूँ, पर ऐसा कर नहीं सकती। रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुल गई। सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। फिर पुरानी यादें सामने आने लगीं। हमारे घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी। मेरे पापा सुबह 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं ही उनके लिए चाय नाश्ता बनाती थी, बाकी सब बाद में उठते थे। मेरे पापा रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए हम शुरू से ही रेलवे क्वार्टर में रहे। रेलवे क्वार्टर्स के घर भले ही छोटे होते थे, पर आगे पीछे इतनी ज़मीन होती थी कि एक अच्छा सा लॉन बनाया जा सकता था। हमने भी लॉन बनाकर बहुत सारे फूलों के पौधे लगा रखे थे। शाम को हम सब कुर्सियाँ लगाकर वहीं बैठते थे। मेरे घर के सामने ही मेरी दोस्त नम्रता का घर था। उसके पापा भी रेलवे में एक छोटी पोस्ट पर काम करते थे। मैं और नम्रता एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। हम दोनों पक्की सहेलियां थीं, बेझिझक एक दूसरे के घर आती जाती रहती थीं। एक रोज़ मैं और नम्रता बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थीं, तभी मेरी नज़र उसके घर की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि नीरज यानी नम्रता का बड़ा भाई मुझे एकटक देख रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। नीरज भी सकपका गया। मैं अपने घर के अंदर चली गई, पर बार बार मेरे दिमाग में उलझन हो रही थी कि आखिर वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। मैंने महसूस किया कि वह अक्सर मुझे देखता रहता है। नीरज का मुझे देखना मेरे दिल को धड़का जाता था। शायद नीरज मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे मुझे भी नीरज से प्यार होने लगा। हमारी आंखें चार होने लगीं। उसकी आंखों ने मेरी आंखों को बताया कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। अब तो हमेशा मैं उस खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। नीरज की भूरी आंखें और सुनहरे बाल मुझे पागल कर देते थे। अब हम छिप छिप कर मिलने भी लगे थे। सुबह मैं उसी खिड़की के पास जाकर बैठ गई।
तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं हड़बड़ा गई और मेरी सोच पर पूर्ण विराम लग गया। मेघा, तुम कब से यहाँ बाहर बैठी हो? चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। मैं यहीं ठीक हूँ माँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी कुछ देर यहीं बैठने का मन हो रहा है। माँ ने मुझे शंका भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम अभी तक उस लफंगे को भूली नहीं हो? अरे सब कुछ एक बुरा सपना समझकर क्यों नहीं भूल जाती हो? उसी में सबकी भलाई है। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने पति को प्यार करो। इतना अच्छा जीवन साथी और ससुराल मिला है, एक लड़की को और क्या चाहिए? माँ की बातों से मुझे रोना आ गया। मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैंने प्यार किया, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। अपने पति से कैसे प्यार करूं जब मुझे उनसे प्यार ही नहीं है? अब क्यों रो रही हो? अगर तेरी करतूतों के बारे में जमाई राजा को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है कभी तूने? अरे बेवकूफ़ लड़की, क्यों अपना सुखी संसार बर्बाद करने पर तुली है? माँ ने गुस्से में कहा। कौन क्या बर्बाद कर देगा माँ जी? सार्थक ने पूछा, जैसे उन्होंने हमारी बातें सुन ली हों। माँ हड़बड़ा कर कहने लगीं, कुछ नहीं जमाई जी, मैं तो मेघा को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब पिछली बातें भूल जाओ। यह अपनी सब सहेलियों को याद करके रो रही है। ऐसे कैसे भूल जाएगी माँ जी अपनी सहेलियों को? स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बिताया वह पल ही तो हम कभी भी याद करके मुस्कुरा लेते हैं, सार्थक ने कहा। मेघा, दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। हम इंटरनेट के ज़रिए कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम माँ के घर 3-4 दिन रहकर अपने घर रांची चल दिए। पटना से रांची करीब 1 दिन का रास्ता है। सार्थक तो सो गए, पर ट्रेन की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर वही सब सोचने लगी कि कैसे मेरे परिवार वालों ने हमारे प्यार को पनपने नहीं दिया। प्रदीप भैया को कैसे भूल सकती हूँ? उनकी वजह से ही मेरा प्यार अधूरा रह गया था। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने नीरज को कितना मारा था। अगर तब नीरज की माँ आकर प्रदीप भैया के पैर न पकड़ती तो शायद वे नीरज को मार ही डालते। उस दिन के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। प्रदीप भैया ने तो यहाँ तक कह दिया था नीरज को कि आइंदा कभी यहाँ नज़र आया या मेरी बहन को नज़र उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मारकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। प्रदीप भैया की धमकी से डरकर नीरज और उसके परिवार वाले यहाँ से कहीं और चले गए। नम्रता को हमारे प्यार के बारे में सब पता था। एक दिन नम्रता मेरी माँ से यह कहकर मुझे अपने घर ले गई कि हम साथ बैठकर पढ़ाई करेंगी। हमारी 12वीं कक्षा की परीक्षा अगले महीने शुरू होने वाली थी। अतः माँ ने हाँ कर दी। अब तो हमारा मिलना रोज़ होने लगा। किसी को हमारे प्यार के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ नम्रता को छोड़कर सुनहरे सपनों की तरह हमारे दिन बीत रहे थे। हमारे प्यार को 3 साल हो गए। नीरज की भी नौकरी लग गई और मेरी भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो हम अपनी शादी के सपने भी सजोने लगे। मैंने नीरज को अपने मन का डर बताते हुए कहा, नीरज, अगर हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और अगर वह भी न कर पाए तो साथ मर तो सकते ही हैं ना? बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ नीरज, मैं अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, मैंने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। हमें पता ही नहीं चला कि कब प्रदीप भैया ने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था। मेरे और नीरज के रिश्ते को लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। मुझे भैया से बहुत मार भी खानी पड़ी। अगर भाभी बीच में ना आती तो शायद वे मुझे मार ही डालते। उस वक्त माँ पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। जल्दी जल्दी में मेरी शादी तय कर दी गई। इन जालिमों की वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। कभी माफ़ नहीं करूँगी इन प्यार के दुश्मनों को। हेलो मैडम, ज़रा जगह दो, मुझे भी बैठना है, किसी अनजान आदमी ने मुझे छूते हुए कहा तो मैं चौंक उठी। मैंने कहा, यह तो आरक्षित सीट है। तभी 2 लोग और आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे।
मैं चिल्लाई, जिससे सार्थक हड़बड़ा कर उठ गए। उनकी नींद टूट गई जब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के मेरे साथ छेड़खानी करने लगे हैं, तो वे सब पर टूट पड़े। रात थी, इसलिए सारे पैसेंजर सोए हुए थे। मैं तो डर गई कि कहीं चाकू वाकू न चला दें, अतः मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब तक डिब्बे की लाइट जल गई और पैसेंजर उन बदमाशों को पकड़कर मारने लगे। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। मेघा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? सार्थक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके सीने से लगते ही लगा जैसे मैं ठहर गई। अब तक तो बेवजह भावनाओं में बहे जा रही थी, जिनकी कोई मंजिल ही न थी। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। सार्थक के हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी उन्हें मेरी ही चिंता थी। तभी किसी पैसेंजर ने कहा, आप चिंता न करें भाई साहब, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर थोड़ा डर गई हैं। खून तो आपके हाथ से निकल रहा है। तभी किसी ने आकर सार्थक के हाथों पर पट्टी बांध दी। तब जाकर खून का बहना रुका। मैं यह क्या कर रही थी? इतने अच्छे इंसान के साथ इतनी बेरुखी। सार्थक को अपने से ज़्यादा मेरी चिंता हो रही थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अब सार्थक ही मेरी दुनिया है, मेरे लिए सब कुछ है। नीरज तो मेरा प्यार था, सार्थक तो मेरा जीवन साथी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।